आज हम वो बात करना चाहते हैं। पेन एक तरह का दर्द भी है, दुःख भी है, तकलीफ भी है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, चाहे वो आपकी बॉडी में है, वो आपको फिज़िकल पेन हो रही है या आपको इमोशनल पेन हो रही है, जब भी हमें कोई डिस्कम्फर्ट होता है किसी भी तरह का दैट इज़ पेन। अब आप जा रहे हो हाईवे पे और आपकी गाड़ी पंचर हो गई है और आपके पास ना तो जैक है, ना स्टेपनी है, तो क्या फ़ील होता है? पेन, तकलीफ फ़ील होती है, अच्छा नहीं लगता, डिस्कम्फर्ट होता है। अभी हॉल के एसी बंद हो जाएँगे सारे, लाइट चली जाएगी तो कैसे फ़ील होएगा? डिस्कम्फर्ट होएगा। बहुत गर्मी है और लाइट आपको पता लग गया आज कट है और आपका इन्वर्टर भी खराब हो गया ऊपर से। जो इन्वर्टर थोड़ा बहुता पंखा चलाता है वो भी खराब हो गया, तो क्या होएगा? डिस्कम्फर्ट होएगा। हमारी लाइफ़ के, डेली लाइफ़ के छोटे-छोटे डिस्कम्फर्ट्स जो हमारे हैं, वो पेन है। और पेन एक्चुअली है क्या? पेन हमारी दुःख तकलीफ है जिसको हम फेस नहीं कर सकते। पेन हमारी वो तकलीफ है जिसको हमें हैंडल नहीं करना आता। पेन हमारी वो तकलीफ है जिसको हैंडल करने के लिए हमें और चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जो एडिक्शन में हैं, वो क्या करते हैं पेन को रिज़ॉल्व करने के लिए? वो अपना नशा करते हैं। हम पेन की बात कर रहे हैं ना, फैमिलीज़ डेफ़िनेटली मैम ने स्टार्ट किया, जब हमारा लव्ड वन एडिक्शन में होता है, तो हमारा लव्ड वन भी पेन में है। बच्ची ने बहुत सुंदर क्लियर बताई है बात। वेरी ब्यूटीफुल लाइन शी हैज़ एक्सप्लेन्ड कि एनीथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डू, व्हिच यू डोंट वांट टू फेस, स्टिल यू आर डूइंग, दैट इज़ पेन। ये है हमारी एडिक्शन। हमारे जो मरीज़ जो नशे में फँस जाते हैं, वो एक्चुअली चाहते हैं कहीं न कहीं निकलना, पर वो निकल नहीं पाते। वो हर रोज़ अपने साथ प्रॉमिसेस करते हैं। हर रोज़ आपके साथ प्रॉमिसेस करते हैं। हर रोज़ बाबा जी को प्रॉमिस करते हैं, आज आज करूँगा लास्ट टाइम, आज मैं लास्ट पैग लूँगा, कल से मैं नहीं लूँगा। आज मैं लास्ट अपनी नशे की डोज़ लूँगा, कल से मैं नहीं लूँगा। वो अपनी पेन में होते हैं। वो इतनी पेन में होते हैं कि वो पेन कंटिन्यू चलती रहती है। वो कहते हैं ना एंड द पेन कंटिन्यूज़। वो पेन इसलिए कंटिन्यू होती है क्योंकि वहाँ पे स्टॉप नहीं आता, एक पॉज़ नहीं आता। तो इस पेन को हम अच्छे से समझेंगे। हर एक की अपनी-अपनी जर्नी है टुवर्ड्स पेन, हर एक की अपना तरीका है पेन को देखने का, समझने का, अपनी पीड़ नू हंडाण दा यू कैन से। वो लेकिन हम आज एक एडिक्शन वाले पेशेंट की पेन को समझेंगे कि वो कैसी होती है। जब हम कनेक्शन की बात करते हैं ना, तो कनेक्शन तब जुड़ता है जब हम किसी की पेन समझते हैं। आप लोगों का हमारे साथ जो कनेक्शन है वो इसीलिए है क्योंकि शायद हम कहीं न कहीं आपकी पेन को समझते हैं। हम भगवान की बात कर लें, बट ये जो बीमारी है ये क्या करती है, हमें डिस्कनेक्ट कर देती है अपने आप से भी और अपने लव्ड वन से भी। क्यों? क्योंकि हम उस पेन को ना, जैसे मैम ने वर्ड यूज़ किया, हंडाना नहीं चाहते। हम पेन से हमेशा भागना चाहते हैं। हम दर्द महसूस नहीं करना चाहते, हम भूल जाते हैं कि वो भी हमारे जीने का एक बहुत हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है पेन। हर टाइम हम खुश नहीं रह सकते, हर टाइम सुख नहीं आ सकता। तो ये बीमारी क्या करती है कि ना तो हम अपने लव्ड वन का दुःख, पेन समझते हैं उस टाइम पे, और ना ही हम अपना पेन समझ पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। तो वो डिस्कनेक्ट हमारा हमारे लव्ड वन से भी हो जाता है और वो ही डिस्कनेक्ट हमारा खुद से भी हो जाता है। तो वो कनेक्शन वापस जो लेके आना है ना, वो हम तभी लेके आ पाएंगे जब हम अपना दर्द भी समझेंगे और हंडाएंगे, और जब हम अपने लव्ड वन की भी पेन इस बीमारी में समझेंगे और उसको वो पेन हंडाने देंगे, बट उसके साथ सपोर्ट करेंगे। गुरबानी में एक तुक है, वो कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पाया। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਬੁਰੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਪਾਇਆ, ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਤੋ ਦੁੱਖ दारू ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ दारू ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦਵਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਦਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੌੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੇ ਉਸ ਪੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ। The only way to process ਜਾਂ get through your pain is ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਲਕਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਲਕਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਗੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਟ ਇਟ ਫਲੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੋਰ ਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਟੈਲ ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ, ਜੋ ਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਹੰਡਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਹੰਡਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੇਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੇਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। और ये ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਨ ਹੈ, ਪੇਨ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दरार पै जाती है। मैम ने बहुत अच्छी बात की है कनेक्शन की। कनेक्शन के साथ ही मैं कम्युनिकेशन की बात करूँगी। कम्युनिकेशन जब हमारी बंद हो जाती है, हम बातचीत करनी बंद कर देते हैं, या हमारी बातचीत में वो दम नहीं होता कि हम अपने रिश्तों को कायम रख सकें। और तीसरा, कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होएगी तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। पेन तब बढ़ेगी, पनपेगी जब कन्फ्लिक्ट्स आएंगे लाइफ में। और कन्फ्लिक्ट्स तब आएंगे जब हम एक कनेक्शन नहीं बना पाएंगे और कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तुम्हें मेरी तकलीफ नज़र नहीं आ रही, तुम्हें मेरा दर्द नज़र नहीं आ रहा। हमने कभी क्या उसका दर्द देखा? एक्चुअली आपको बता दें, जितने भी हमारे लव्ड वंस हैं, बाय चॉइस कोई भी नशेड़ी नहीं कहलाना चाहता। कोई भी बाय चॉइस उसका ये दिल नहीं करता कि एक दिन मुझे नशेबाज कहा जाए या नशेड़ी कहा जाए। जब भी वो शुरू करते हैं, किन हालातों से शुरू करते हैं? अपनी किसी पेन से शुरू करते हैं, अपने किसी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, या उसको कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है, या उसकी सेल्फ इस्टीम लो हो गई है, या उसको ज़िंदगी में शायद जो करना था वो नहीं कर पाया, इसलिए उसने शॉर्टकट्स लिए नशे के, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतना गुलाम बन जाएगा नशे का। हर एक छोटे बच्चे को भी पता होता है, स्कूल्स में भी आजकल साइको एजुकेट किया जाता है, कॉलेजेस में भी किया जाता है, नशा एक बुरी चीज़ है, इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये पता होते भी जब वो पहुंच जाते हैं उसमें, तो उनकी पेन कितनी है,
वो कितने बेबस हैं जो रोज रोज कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, पर रोज उनसे छोड़ा नहीं जाता। जो 6 महीने साल छोड़ देते हैं, दिखा देते हैं एक बारी फैमिली को, फिर से उस ट्रैप में फंस जाते हैं। एडिक्शन इज अ रिलैप्सिंग डिजीज, इट इज सेड, बट वो रिलैप्सिंग तब है क्योंकि हम शायद समझ नहीं पाते व्हाई इट इज हैपनिंग। तो अभी हम समझेंगे इस पेन की एब्रीवेशन को। पी से इट इज प्रिजन ऑफ डिनाइल, इसको डिटेल में करते हैं। द पर्सन इज पैरालाइज्ड बाय डिनाइल, अपाहिज हो जाता है। प्रिजन मतलब कैदी हो गया, पैरालाइज मतलब वो अपाहिज हो गया। तीसरा, प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज फाइन, जैसे आप में से अभी सबने कहा था कि जब हमें पेन होती है तो हम हंस के बता देते हैं, हम कहते हैं सब कुछ ठीक है। देन ठीक है, कर दे, आगे कर दे बच्चे, कर दो। प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज फाइन का मतलब है कि मरीज जो है इतनी डिनाइल में रहता है और वो कहता है सब कुछ ठीक है। नशा करके आया होता है, आंखें बंद हो रही होती है, बच्चों के साथ खेलना शुरू हो जाता है, या फटाफट से खाना दे दो, मुझे खाना खाना है। अच्छा, आज मैं थका हुआ हूँ, मुझे ना नींद बहुत आ रही है, आज मुझे बाहर काम बहुत था, ऑफिस में काम बहुत था, आज मुझे बड़ी नींद आ रही है, आप मुझे खाना दे दो, मैंने सोना है। करके हम नशा आए हैं और हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब पता होता है कि फैमिली को कहीं ना कहीं कुछ भिनक लग गई है, कहीं ना कहीं फैमिली को समझ आ गई है। तो एक सिम्टम ये भी होता है कि ओवर प्यार करना शुरू हो जाना, ओवर हग करनी शुरू हो जानी, कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स और ले आने घर में, प्रिटेंड ये करना कि एवरीथिंग इज फाइन। जो आपको लग रहा है ये गलत है, आपको किसी ने ना ऐसे ही बोल दिया, वो फलाना बंदा ना मेरे से जेलसी करता है इसलिए आपको ऐसी कोई खबरें देता है, आपको लगता है मैं ऐसा हूँ, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये प्रिटेंड करना, दिखावा करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी जिंदगी में, कहीं ना कहीं उसको शायद ये भी पता होता है कि मेरे बॉस ने बता दिया है कि ऑफिस में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी पता होता है। अच्छा, हमारे ना एक पेशेंट थे, यूएस से थे शायद, तो उनके पापा ने बताया कि इसकी जॉब चली गई और ये ना जॉब के लिए 4 बजे उठता था और सर्दी थी पूरी और स्नो साफ करके 4 बजे उठ के जाना और इसने वापस आना। कहते ये इतना जबरदस्त इसने किया, कहते 6 महीने सेम टाइम पे जाना, सेम टाइम पे वापस आ जाना और हमें पता ही नहीं चला इसकी जॉब गई हुई है। ये होती है प्रिटेंड करना। तो हमने उनसे पूछा वो फाइनेंसिस कैसे मैनेज करते थे फिर, कि कैसे आपको पैसे कैसे लाके देते थे कि मैं जॉब कर रहा हूँ। कहते पता नहीं वो पिछले कोई फंड होंगे हैं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ कि ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ ट्रांसफर कराते हैं। इतना हम प्रिटेंड करते हैं, इस एक्सटेंड तक हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। और हुआ ये था कि वो अल्कोहल बहुत पीता था, शाम को वो अल्कोहल आके पीता था, फैमिली को लग रहा था कि ही इज फंक्शनल। 4 बजे तड़के उठ के जा रहा है, पूरी स्नो क्लियर करके जा रहा है और अपना सारा दिन काम कर रहा है, शाम को वापस आ रहा है, जो महीने के वेजेस हैं वो भी अकाउंट में किसी तरीके से आ रहे हैं, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। और उनको लगा अगर शाम को आके थोड़ी बहुत ही पीता है इट्स ओके, थक गया बेचारा। कहते हम सोचते होते थे 4 बजे का उठिया होया ना, थक गया बेचारा, चल एक पैग पी लिया कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये हमारी डिनाइल है, ये जो है हम प्रिटेंड करते हैं, इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। देन इज पैरालाइज बाय डिनाइल, कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, और दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और दूसरों को ब्लेम करना कि आपके कारण है सब कुछ जो कुछ है, मेरा कोई इरादा नहीं था करने का। देखो मैंने 40 दिन छोड़ी, आपके साथ मैं गुरुद्वारे गया, मैंने चिलिया किया, 41वें दिन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कलेश पाया घर ਦੇ ਵਿੱਚ, उस कारण से मैंने लिया। और हमेशा ये बताना कि आप देखो अगर मैं 40 डेज छोड़ सकता हूँ, हम लास्ट टाइम वेकेशन पे गए थे, 10 दिन हम कितने हंस खेल के रहे थे, 10 दिन में दिन रात आपके साथ था, मैंने कोई नशा थोड़ी किया था। वो अलग बात है हम बाथरूम में जाके थोड़ा बहुत कुछ अफीम खा रहे थे या कुछ कर रहे थे, किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे। इतने पैरालाइज हो जाते हैं हम, इतने ज़्यादा। हमारी एक फैमिली ने बताया था कि इसने 6 बार ऐसे ट्राई किया, 6 बार हमें बोला कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं दूसरे शहर में, कभी बहन के पास, कभी मासी के पास, कभी बुआ के पास, और
और हमें ये कहना कि आप दिन रात मेरे साथ रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ। कहते हैं हमें नहीं पता कैसे ये वॉशरूम में, क्योंकि इसके पास पर्स होता था, कैसे ये वॉशरूम में थोड़ी सी अफीम अपने साथ रखता था और वो मैनेज कर ही जा रहा था, पर हमें नहीं बता रहा था, हमें पता नहीं लग रहा था। और हमें लगता था कि शायद इसकी सोसाइटी खराब है, शायद इसकी जहाँ ये रहता है वो जगह खराब है। तो जब हम जगह चेंज करते हैं, कहते हैं ये टाइम आ गया था, हमने एक टाइम सोच लिया था घर भेज देते हैं, घर बेच के किसी और शहर चले जाते हैं, बिकॉज ये जब दूसरी जगह जाता है ना तब ये ठीक रहता है। जबकि वो क्या कर रहा था, वो इतना इतना पैरालाइज था कि बाहर जाके भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा कुछ कर रहा था। तो इतनी इतनी पेन होती है, इतनी पेन। मेरा एक पेशेंट था, वो आया और कहता किसी तरह छुड़ा दो मैम, प्लीज किसी तरह छुड़ा दो। मैं कहा कोई मोटिवेशन, मतलब कोई तो मोटिवेशन होएगी। वो ना, मैंने अब्रॉड जाना है, हमारे ना रिलेटिव्स में शादी है, वहां जाना है, तो साथ में तो मैं कैरी नहीं कर सकता मैम, तो आप कुछ भी करके ना प्लीज छुड़ा दो। ये होता है पैरालाइज्ड बाय एडिक्शन। तो आई सेड कब जाना है आपने? कहते इतने 2 महीनों बाद। मैं कहा चलो 2 महीने तक तो हम कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं, वी कैन डू समथिंग। और 2 महीने तक किसी तरह से हमने डिटॉक्स किया, स्लोली स्लोली मेडिसिन दी, सब कुछ किया, काउंसलिंग की। बहुत विड्रॉल्स आए, बहुत सिवियर विड्रॉल्स आए उस पेशेंट को, और क्योंकि वो मल्टीपल पॉली सब्सटेंस अब्यूज करता था। पर समहाउ सक्सेस हो गया, चले गए। जाने के बाद वो पेशेंट आया ही नहीं। उसको हमने कॉल किया कि हाँ जी आप आए नहीं फॉलो अप पे। कहते ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਫੀਮ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मैडम, वो तो जाना सी, नाल नहीं ना खड़ सकते सी, तां करके ये है हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और पैरालाइज अगर हम कहें अपाहिज हो जाना, सो एक अपाहिज को असिस्टेंस चाहिए होती है ना, बाथरूम जाने के लिए, बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, भूख लगने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे लव्ड वंस हैं वो इतने ही बेबस और लाचार हो जाते हैं जब वो इतनी डिपेंडेंसी उनकी बन जाती है। कितने पेशेंट्स हैं वो नहीं सुबह जाके फ्रेश हो पाते बाथरूम में, उनको पहले नशा चाहिए, वो नहा नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर सकते। तो अपाहिज ही हुए ना, कि उनको हर टाइम एक असिस्टेंस चाहिए। तो वो किस चीज़ की असिस्टेंस ले रहे हैं? नशे की। दैट बीइंग नॉर्मल, भी नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग की सारे काम होते हैं, उठना, खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, बात करना, ये नॉर्मल है ना? तो वो भी उनको करने के लिए क्या चाहिए? सहारा चाहिए, किसका? नशे। तो ये होता है अपाहिजपन की, इतनी डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रिजन ऑफ डिनायल। वो इतने ज्यादा ट्रैप में फंस जाते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, रैशनलाइज करते रहते हैं। इट इज सेड कि एडिक्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन होता है खुद फरेबी। एडिक्शन की बीमारी खुद फरेबी की बीमारी है। इसमें बंदा सबसे पहले खुद से झूठ बोलता है, फिर किसी और से झूठ बोलता है। ये जो कहता है ना बंदा कि मैं ठीक हूँ, मैंने मैनेज कर लेना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दवाई दिला दो मुझे। कुछ लोग, कल मुझे एक क्वेरी आई फ़ोन पे, तो आई थिंक वो क्वेरी इटली से थी, और वो मुझे मैम कहते हैं कि मेरे हस्बैंड इंडिया में हैं। मैम हम फॉलो तो कर रहे हैं यूट्यूब पे, आपको सारा सुन रहे हैं, हमें पता है ये बीमारी है, पर ना मैं आपको बताऊँ मेरे हस्बैंड ना काफ़ी ठीक हो गए हैं। वो मेरे पेरेंट्स के पास आए हुए हैं और 2 महीने हो गए हैं, उन्होंने नशा कोई नहीं करा, अब वो बिल्कुल ठीक है। आप ना कुछ ऐसा कर देना, सिर्फ दवाई दे के भेज देना। मैंने कहा चलो आप भेजो, हम उनकी स्टेज देखेंगे, देन वील सी। ये खुद फरेबी है, पेशेंट पहले खुद से फरेब करता है। ये पेशेंट खुद से फरेब करता है कि मैं इतने दिन छोड़ सकता हूँ, मैं इतने दिन ठीक रह सकता हूँ, मैं इतने दिन मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अब सब कुछ छोड़ दिया, बस मुझे 1 सिगरेट पीने दो, बस मुझे 2 सिगरेट्स पीने दो दिन की। जब आप देखो मैंने हेरोइन छोड़ दी, मैंने अफीम छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने कोकेन छोड़ दिया, मैंने हैश छोड़ दिया, मैंने कैनबिस छोड़ दिया, तो 2 सिगरेट्स तो आप अलाउ कर ही सकते हो, उसका इतना हार्म तो नहीं है। तो हम ये समझे कि वो खुद से फरेब कर रहा है, उसको पता है कि मैं सिगरेट पीऊँगा तो मुझे अपने कैनबिस की बहुत क्रेविंग आने वाली है, मुझसे रुका नहीं जाना। अगर
मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं ये मांग रहा हूँ कि मुझे हफ्ते में 2 दिन बियर अलाउ कर दो, तो इसका मतलब है कि वो खुद से डिसीव कर रहा है। उसको पता है कि 2 बियर से मैंने कब बॉटल तक पहुँच जाना है, मुझे पता है ये सब होना ही होना है। तो एडिक्शन इज़ सेल्फ डिसेप्टिव डिज़ीज़, और इसकी हम इतनी कैद में होते हैं कि हम निकल ही नहीं पाते हैं उस चीज़ से। ये है हमारे एडिक्शन वाले पेशेंट की पेन, इतनी पेन में होता है वो खुद ही ट्रैप्ड होता है, खुद ही फँसा होता है, खुद ही हुक्ड भी होता है और बुक्ड भी होता है अपने ख़्यालों में, अपने सोचों में। एक तो एडिक्शन सेल्फ डिसेप्शन है और दूसरा एडिक्शन इज़ ऑब्सेशन ऑफ माइंड। इतने ज़बरदस्त थॉट्स आते हैं, हम कहते हैं ना कई बारी बड़ियां सोचां आंदियां, ਇੰਨੀਆਂ सोचां आंदियां हैं कि मैं अपने आप ਨੂੰ मैनेज नहीं कर पाती, मैंने एंग्जाइटी हो जाती है। तो हम ये देखिए, जैसे मैम ने बताया कि सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या आया, मैं तो अगर सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मैं वॉशरूम में फ्रेश ही नहीं हो सकता, अगर मैंने अपना टबैको ना लिया तो मैं फ्रेश ही नहीं हो सकता, मैंने खेतों में जाना है सुबह, अगर मैंने थोड़ी सी अफीम पोस्ट ना खाई तो मेरे से तो काम ही नहीं होना। तो ये इतना हम इसकी जाल में, कैद में फंसे हुए हैं, और हमारा लव्ड वन इतना फंसा हुआ है कि उसको खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या सोल्यूशन है। कल हम बात कर रहे थे स्मॉल ग्रुप सेशन में, पेशेंट्स बोल रहे थे यहाँ पे कुछ कुछ, क्योंकि नए पेशेंट्स आते हैं सो थोड़े नोटोरियस होते हैं, है ना। सो दे वर आस्किंग मी कि मैम आप इतने पेशेंट्स हैंडल करते हो, सारा स्टाफ ही, आपको गुस्सा नहीं आता? तो मैंने कहा नहीं, हमें गुस्सा नहीं आता क्योंकि हमें आपकी पेन दिखती है। तो वो एक लाइन है, वो बोलते हैं ना, हर्ट पीपल, कि जो अंदर से दुखी है वो ही दूसरे को दुखी कर सकता है। सो आप लोगों की पेन हम सारा यहाँ पे स्टाफ समझता है कि आप इतने दुखी हो, तो आप तरीके ढूंढ रहे हो कि हमें कैसे दुखी किया जाए या तंग किया जाए, ठीक है। सो हमें आप जो हमसे बोल रहे हो, कह रहे हो, हमें वो नहीं दिखता, आपके पीछे जो पेन है ना दबी हुई, हमें वो दिखती है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं आता। तो यही अगर फैमिली भी अप्लाई करना शुरू कर दे, क्योंकि क्या है कि हम जो वो बोलते हैं हम रिएक्ट कर देते हैं, और पेन, उनकी पेन समझो कि 2 आवाज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। उनको पता है नशा नहीं बना मेरे लिए, उनको पता है कि नशा मैं नहीं कर सकता, उनको पता है नशे ने मेरा सब खराब कर दिया। दिस इज़ वन ब्रेन जो उनको बोल रहा है, और दूसरी ही पैरेलल आवाज़ और ज़ोर से जो आ रही है वो ये है कि हाँ भी कोई गल नहीं, एक बारी कर लेंगा तो की हो जाएगा। मतलब उनके अंदर की लड़ाई, आई वाज टेलिंग देम कि आप जो लड़ रहे हो ना, आप मुझसे नहीं लड़ रहे, आप घर वालों से नहीं लड़ रहे, ये जो आपकी अंदर की लड़ाई है ना, आप लोग इससे तंग हो। वो आपकी सबसे बड़ी पेन है कि आपके अंदर ही 2 चीज़ें चल रही हैं, कि आपको पता है कि आप बीमार हो, आपको ये चीज़ नहीं ठीक है, आपकी फैमिली को तंग किया है, बड़ा नुकसान किया है, बट पैरेलली जो चिंप ब्रेन है वो चिल्ला-चिल्ला के ये कह रहा है कोई गल नहीं, तू बच जाएगा, तेरे नाल वाले ਨੂੰ ओवरडोज हो सकता है, तेनू नहीं हो सकता, तू ये पैग ला ले, तू ये बियर पी ले, कोई गल नहीं, तू ये वाला नशा कर ले। तो ये जो अंदर की लड़ाई है, ये हमने एज केयर गिवर, एज फैमिली, ये हमने उनके अंदर की लड़ाई समझनी है, और जब हम समझेंगे तो हमारा वही कनेक्शन और कम्युनिकेशन बेटर होता जाएगा। उनकी जो कैद है हम उसको समझे कि उनकी जो प्रिजन है, जिस कैद में वो हैं, उनकी पेन तो है ना, अब ये भी उनको कैद लगता है, रिहैब पेन तो है ना। हम उनको जितना मर्जी कह दे, लै इत्थे ते फैमिली जो बोलती है, लै 24 घंटे एसी लगदे पे आ, पार पता कितनी गर्मी हैगी है, तू ते अस्सी कुछ नहीं, मेरा दिल करदा है ਅਸੀਂ आ जाइए, ये कर लिए, फैमिलीज ये वो कहते बोलती है, पहले तुसी आओ जरा। है ना। सो मतलब आप देखो, वो कैद ये जगह नहीं है, वो कैद उनका घर नहीं था, वो कैद न्यूजीलैंड नहीं था, इंडिया नहीं था, वो कैद उनके अंदर की कैद है, प्रिजन ऑफ डिनायल है। कितनी पेन है, एक बंदा कैद में तो देखो दुखी ही रहेगा ना, जैसी मर्जी, वो कहते हैं मिट्टी जेल हो जाए, है तो जेल ही है ना। तो वो अभी रिहैब को मिट्टी जेल बोलते हैं, बट असल में उनको हम जो रियलाइज कराना चाहते हैं कि वो जेल आपके अंदर सोचों की ही है जो आपको लेके बैठी हुई है। हमारे ना एक पेशेंट थे, वो बहुत अग्रेसिव थे, बहुत अग्रेसिव, मतलब खूब डोले शोले बनाए हुए, खूब वो मैडम तुसी जानते नहीं मैं कौन हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं गा मैं किन्ना बॉडी बिल्डर हैगा ते किन्ना। मैं क्या अच्छा ठीक है, मैं कभी जिंदगी च किसी की गुलामी नहीं की, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਲਓ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ नहीं सकता। जैसे मैम कहते हैं ना कि at times ना दे instigate you, they provoke you to say something। मैं बोला गुलामी पक्का नहीं की कदी किसी दे, कहने नहीं। मैं क्या एक चीज़ ते हो गई, कहने नहीं मैडम मतलब ही कोई नहीं, मेरा प्यो नहीं मैंने रोक सकता कदी,
मैं जो ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਨशे ਦੀ गुलामी हैगी है। तो ये इतना इम्प्रिजन होता है और वो उनके बस में नहीं है। दे डोंट हैव द कैपेसिटी, दे वांट राइट ट्रीटमेंट, फिर जाके हम हल होता है। एंड इतने पेशेंट्स को हमने ट्रांजिट होते देखा है, यहाँ से यहाँ जाते देखा है, ब्यूटीफुली चेंज होते देखा है, लेकिन वो टाइम के साथ होता है, विद टाइम। हमारी मॉर्निंग मीटिंग में 1-2 पेशेंट्स ने रिफ्लेक्ट किया था कि पहले जब मैं रह रहा था 3 महीने 2-2.5 महीने, तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आते थे, मुझे पता ही नहीं कुछ लगता था। ये तो 2.5 महीने के बाद जब 15 दिन रह गए या जब मैं घर गया और फॉलोअप में आया, फिर मुझे समझ आना शुरू हुआ कि क्या प्रोग्राम है, क्या स्किल्स लगाने हैं, किस तरीके से ठीक करना है। हमारे लव्ड वन भागने की बड़ी कोशिश करते हैं यहाँ से, बहुत बारी करते हैं, पर वो जो भागने की कोशिश करते हैं वही सक्सेसफुल भी होते हैं। फिर जब वो फॉलोअप में जुड़ जाते हैं, उनको 8-8 महीने हो गए हैं, 10-10 महीने हो गए हैं, हमारे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो जो अटेम्प्ट्स होती है गुस्सा करना, इरिटेशन होनी, आपको जब वो मिलते हैं, जब आप न्यू फैमिलीज आती हैं, आपको सैटरडे को या आपकी टच एंड गो मीटिंग में जो वो कर रहे होते हैं बिहेवियर, वो अंदर से उनकी पेन ही है। और उनकी डॉक्टर साहब कहते हैं दैट इज देयर प्ली फॉर हेल्प, क्योंकि उनको मदद मांगनी नहीं आती। वो अपने बिहेवियर के जरिए आपको क्या बताना चाहते हैं कि हमें हेल्प चाहिए। एक बंदा जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, जो शीशे तोड़ने की धमकी दे रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर से कितना ही तंग होएगा, जस्ट इमेजिन। और वो उनके बिहेवियर्स क्या हैं, प्ली फॉर हेल्प है, उनको हेल्प लेनी नहीं आती। यही हमारे लव्ड वंस की सबसे कह लो बदकिस्मती है कि उनको हेल्प लेनी नहीं आती। उनको ये नहीं कहना आता कि मैं तंग हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो तंग हैं तो तंग करेंगे। अच्छा, एक ना छोटी सी मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊंगी। आपके घर में एक फैमिली मेंबर है जो आपके हिसाब से सोबर है, कोई नशा नहीं करता, साऊ बंदा है समझ लो, राइट? और वो बहुत अच्छा काम करता है, अपना कारोबार भी संभाल रहा है, सबकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, अपने बच्चों को भी प्यार कर रहा है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अचानक से उसको डिप्रेशन आ जाती है, अचानक से उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है हेल्थ की, और वो ये कहना शुरू जाता है कि मेरा मरन दा दिल कर रहा है। मैंने लग रहा है, मैंने अभी परसों ही एक पेशेंट देखा है, और वो आए थे और आई थिंक उनको कोई हेल्थ इश्यूज हुए थे, और उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं ठीक नहीं हो सकता और मेरा निपटारा मर के ही है। एंड फैमिली इतनी परेशान थी, इतनी, वो एडिक्शन कोई नहीं लेते थे, फैमिली इतनी परेशान थी कि मैम प्लीज़ हेल्प करो, उनको दाखिल कर लो, कुछ कर लो, ठीक है? एक इंसान जो आपके हिसाब से नशा नहीं ले रहा, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो एक दिन आपको ये स्टेटमेंट देता है कि मेरा मरने को दिल करता है, तो हम सब के सब कंसर्न्ड हो जाते हैं कि अगर इसको कुछ हो गया तो क्या बनेगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। और जब हमारा लव्ड वन कहता है मैं मर जाना जे, गड्डी थले आ जाना जे, मैं दो मैंने 9,000 रुपया, जो दो 10,000 रुपया, तो हम क्या कहते हैं, एदा तो यही हाल है, इन्हें नशा ही करना है, मरना ही है नशे करके। तब हमारी क्यों नहीं जाती वो कंसर्न कि वो जो मैम ने जो बताया, आई रियली वांट टू टेल दैट थिंग, कि तब हम क्यों नहीं समझते कि ये भी बीमारी है भाई। ये जो धमकियां दे रहा है, ये जो आपको एग्रेशन, 2 चीजें करते हैं हम, या तो हम एनेबल कर देते हैं मोस्टली, जब वो ऐसी धमकियां देता है या कुछ करता है हम डर जाते हैं कि हमारा लव्ड वन कुछ कर ना ले और हम उसको पैसे दे देते हैं, या फिर हम प्रोवोक करना शुरू होते हैं, चित्रा दा गा कहने इदा ही करना है, इदा ही बोली जाना है। अगर वो ऐसी कोई स्टेटमेंट्स दे रहा है या एग्रेशन शो कर रहा है, दैट मीन्स ही नीड्स हेल्प, उसको मदद चाहिए, वो मदद मांग रहा है पर उसको कहना नहीं आता कि मुझे मदद चाहिए। तो हमें ये चीज़ समझनी है पहले। कमिंग टू द नेक्स्ट इज ए से है अवॉइडिंग द ट्रूथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी, कॉन्सिक्वेंसेस ना देने, सच्चाई जो है उसको जुटाना। कैसे कैसे सच्चाई को जुटाते हैं, गाड़ी में से लाइटर मिल गया और कह दिया ये तो मेरा है ही नहीं। वो आज ना मैंने किसी को लिफ्ट दी थी, वो कोई रास्ते में हाईवे पे खड़ा हुआ था, उसको लिफ्ट चाहिए थी तो मैंने दे दी, उसका होना है, मेरा तो हो ही नहीं सकता। आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है? मैं ऐसा हुई ही नहीं, मैंने लाइटर क्या करना है दसो, मैं तो लाइटर दूर दूर तक नहीं देखा, जबकि हम
कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। हम सच्चाई को इतनी प्यार से छुपाते हैं और छुपाते रहते हैं कि हमारा जो है वो पेन बढ़ती रहती है, आगे बढ़ी जाती है। सच सच ना बोलना ये हमारा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, डिसऑनेस्टी हमारा कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो बदो-बदी आ जाती है एडिक्शन में, अपने आप ही आ जाती है, खुद ब खुद आ जाती है, उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो एक नहीं, हम पता नहीं कितने ही झूठ बोलते हैं। हमारे लव्ड वंस पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं अपना एडिक्शन प्रोक्योर करने के लिए, कि बस मुझे किसी तरीके से मिल जाए। हमारे एक पेशेंट हैं, वो कहते थे कि ना मैं ना अखबार में से पढ़ लेता था, किसका चौथा है, किसकी क्रिया है, और मैं फैमिली को बोलता था, वो कहते क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी रिनाउंड फैमिली थी, और मैं घर पे कहता था ओ फलाने दे उत्थे जाना है, ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਣੀ अल्कोहल खोलनी, बॉटल खोलनी, पी लेनी ਤੇ पी के वापस आ जानी। कहते मैंने इस एक्सटेंट तक झूठ बोले हुए हैं अपना, क्योंकि मुझे प्रोक्योर करना है किसी भी तरीके से। हमें भी पता है हमारे लव्ड वंस बहुत झूठ बोलते हैं हमारे साथ, कभी कोई कभी कोई। ये एक तो है झूठ बोलना और एक है अवॉइडिंग द ट्रूथ, है ना, कि सच जानते हुए भी उसको अवॉइड करना। अब जो हम कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं बीमारी में कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को बोलते हैं कि आप ब्रेन वॉश कर रहे हो हमारी फैमिली का, ठीक है। तो हमें मैं ये उनको बहुत सुनने को मिलता है रोज अक्सर मैं रोज उनको बोलती रोज। हूँ कि आप सपोज करो कि आप अपने लव्ड वन को किसी डॉक्टर पे लेके गए हो, कोई बुजुर्ग है, और वो आपकी माता जी की बीमारी आपको बता रहा है, दवाइयाँ आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है कि आपको साइको एजुकेट कर रहा है। कहते नहीं मैम वो तो फिर सानू समझांदा ही पिया ना। तो मैं कहा हम वही तो बताते हैं आपकी फैमिली को कि ये बीमारी है, देखो जी ये ऐसे ट्रीटमेंट है, इसका इतनी देर जुड़े रहना पड़ना है, ये थेरेपी है, ये इतना है, फॉलोअप है, ये सारी चीज़ें हैं, और अगर नहीं होगा फेटल है इफ़ अनट्रीटेड। ये हम साफ बोलते हैं। बाकी डिसीजन उनका है फैमिली का, बट हमने तो अपना काम ईमानदारी से करना है ना, तो हम तो वो कर रहे हैं, वी आर जस्ट साइको एजुकेटिंग। नहीं ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हम उनको भी सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं वही सारी चीज़ें उनको समझाते हैं, बट वो सिंपली डिनाई करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। वो मान ही नहीं सकते कि हाँ, हमारी भी जान कहीं जा सकती है। कि हाँ, उनके आस-पास बड़े लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो गई है ओवरडोज़ से, लिवर प्रॉब्लम से या और चीज़ों से, बट वो बिल्कुल सरासर क्या है, टोटल डिनायल, वो क्या है, पार्ट है अवॉइडिंग द ट्रुथ। कि वो सच्चाई से बिल्कुल परे रहना चाहते हैं, क्योंकि वो फेस ही नहीं करना चाहते, और उसको छुपाने के लिए फिर वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जैसे मैम ने बोला, एक के आगे 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। सो अवॉइडिंग द ट्रूथ का मतलब है कि सच जानते हुए भी उससे नजरें फेर के रखना। अगला हमारा है ए से एक्यूमुलेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। हमें दिख रहे होते हैं क्या नतीजे निकल रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, हमारी जॉब सफ़र कर रही है, हमारा काम सफ़र कर रहा है, अब मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम डिनाइल में रहते हैं। एक्यूमुलेट होता है इकट्ठे करी जाना, किसी चीज़ ਨੂੰ इकट्ठा करी जाना। जो ऑब्सेसिव होते हैं ना, उनको होर्डिंग की आदत होती है कईयों को, चीज़ें इकट्ठी करके रखना, कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं कमी ना हो जाए किसी चीज़ की। ऐसे ही जो हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे एडिक्शन वाले पेशेंट्स हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस को और एक्यूमुलेट करी जाते हैं। पहले पहले सिर्फ बीपी बढ़ता था, बाद में शुगर भी हो गई, फिर खांसी भी आनी शुरू हो गई, फिर मेरा वेट लॉस एक्सेसिवली हो गया, मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं इतना डिस्कम्फर्ट में हूँ। और लेकिन करना क्या, ब्लेम किसी और को करना। हमारे हमारे पेशेंट को हमने पूछा आप इतने दुबले क्यों हो गए हो? ਉਹ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁਣ। ਇਹ नहीं पता कि मैं सवेर तो लेके शाम तक नशा करता पिया और मेरा लिवर ही नहीं काम कर रहा, और जिससे मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तो हमने ब्लेम किसी और को करना, लेकिन अपने सारे के सारे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करी जाना और उसको ध्यान ना देना। आगे करेंगे प्लीज। अवॉइडिंग रियलिटी एंड एक्यूमुलेटिंग द डैमेज। जो सच है, अपनी इमोशंस को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और कॉन्सिक्वेंसेस से एस्केप करना,
और शेम के कारण, जजमेंट के कारण फंसे रहना, ब्रेन क्रेव करता है रिलीफ के लिए, लेकिन हम और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं उस चीज़ में। इंसान चाहता है कि अब मेरी बस हो गई, अब कुछ तो खराब हो रहा है, अब तो गड़बड़ हो रही है मुझे, अब मेरी वेट लॉस हो रहा है या नींद डिस्टर्ब हो रही है या मुझे झटके आ रहे हैं या मुझे दर्दें हो रही हैं या मैं जब नहीं करता तो मेरा क्या हाल होता है, मेरी डिपेंडेंसी बढ़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, फिर भी हम उसमें से निकल नहीं पाते, हम उसको अवॉइड करी जाते हैं। जो सच है, जो रियलिटी है, उसको अवॉइड कर। वो कहते हैं ना, बिल्ली ਨੂੰ देख के कबूतर अखा बंद कर लेंदा है, तो बिल्ली ने तो खा ही जाना ना फिर, तो वही हाल होता है। मुझे पता है मेरी डोज़ भी बढ़ी जा रही है, मुझे पता है पहले मैं एक स्टफ़ लेता था, अब मैंने 4 चीज़ें और ऐड कर ली हैं उसमें। मुझे पता है अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मेरे से काम भी नहीं हो रहा, सब पता है मुझे, रियलिटी सब पता है। फिर भी कोरी ना करनी, नहीं, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं है। और ना हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं और फैमिलीज़ भी देखी हैं, जो ना कई बारी इनोसेंटली बेचारे इनेबल कर देते हैं। कहते हैं कि मैम देखो, अगर इसने कभी भी किया ना, हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार, हमेशा इसने मुझे घर आके बताया कि आज मैंने बियर पी थी, अपने बच्चों के बारे में, आज मैंने फलानी चीज़ ली थी। तो ये झूठ तो नहीं ना बोलता हमारे साथ। आप बताओ, हम ऑर्थोडॉक्स हो जाएँ फिर, पुराने ज़माने के पेरेंट्स हो जाएँ फिर, अगर बच्चा हमें बता रहा है। लेकिन हम ये देखें बच्चा कितना बता रहा है, कितना मिनिमाइज़ कर रहा है बच्चा। कर हम रोज़ रहे हैं, नशा हम रोज़ कर रहे हैं, पर इसलिए कि हमारी फैमिली हम पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाए या हम उसको रियलिटी को अवॉइड करने के लिए हम ये बताते हैं मैंने तो 15 दिन में 1 बार किया था, वो तो फ्रेंड ने फ़ोर्स कर दिया था तब किया था। तो रियलिटी से हम कोसों दूर चले जाते हैं। हम रियलिटी को एक्चुअली फेस ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारी पेन है। पेन है ना, पेन है कि मैं कैसे फेस करूँ? फ़ियर ऑफ जजमेंट है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने बता दिया तो क्या बनेगा? अपने अंदर की टॉक्सिक शेम है, जिसे मैम कहते हैं कि इनको मदद लेनी नहीं आती। टॉक्सिक शेम है कि जब स्टार्ट किया था, चलो फन से स्टार्ट कर दिया, लो सेल्फ एस्टीम के कारण कर दिया, कोई और प्रॉब्लम थी कर दिया। हमारे एक पेशेंट ने बताया कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं बहुत उदास रहने लग पड़ा था। तो मैं जब बाहर जाता था तो मैं देखता था बाहर जो लड़के हैं वो बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक जानने वाला था, फ्रेंड नहीं था, जानने वाला था। उसके भी फादर की डेथ हुई थी थोड़ी देर पहले। तो मैंने बस जनरली उससे पूछ लिया कि भाई मेरे पापा की डेथ हुई, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं तो बहुत लो फ़ील करता हूँ। तो तेरे भी पापा की डेथ हुई है थोड़े दिन पहले, तू कैसे मैनेज करता है इस चीज़ को? तू अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करता है? वो कहता हाँ, तेरे को बताता हूँ मैं। कहता उसने मुझे बताया और मैंने 1-2 बार एडिक्शन की, तो मुझे रिलीफ़ लगा। कहता जैसे ही 1 महीना बीता तो मुझे लगा ये क्या हो गया? मैं तो फँस गया इसमें, अब क्या करें? अब कैसे निकले? कहते लेकिन मेरे अंदर इतनी टॉक्सिक शेम थी, मुझे इतना वो लग रहा था कि मम्मी से मैं बोलूँ कैसे? अभी-अभी पापा की डेथ हुई है, अब मैं फँस गया हूँ, अब मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ। पहले उसने मुझे फ्री कराया था, अब वो रोज़ मुझसे पैसे माँग रहा है और मैं मम्मा से भी पैसे माँग रहा हूँ। कभी मैं बोलता हूँ फलाने का बर्थडे है, कभी मैं बोलता हूँ किसी का बर्थडे है, मम्मी मेरी ग्रीफ़ में है, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है पापा को गए। और मैं जब ये झूठ बोल के उनसे पैसे लेता हूँ कि मेरे फलाने फ्रेंड का बर्थडे है, तो एक बार भी वो मेरी तरफ देखते हैं कि तुझे दुःख नहीं है पापा का, तू फ्रेंड के बर्थडे पे जा रहा है? कहते पर मैं मैम सच ये था कि मैं बर्थडे पे नहीं जा रहा था, मैं तो नशा लेने जा रहा था अपना। तो ये पेन होती है। ये होता है कि हम रियलिटी को कैसे हम फेस नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी अपनी टॉक्सिक शेम होती है। और इस जो पेन को हमने फेस नहीं किया होता, जैसे है कि वो पेन फिर इकट्ठी होती होती एक्यूमुलेटिंग द डैमेज, कि उतना ही ज़्यादा हमारा डैमेज ओवर द ईयर्स होता रहता है। वो अगर पेन फैमिली ने भी नहीं फेस करी या हमारे लव्ड वन ने भी नहीं फेस करी, तो वो इकट्ठी हो ही गई ना। अब देखो इतने सालों में डैमेज, हमारा नुकसान कितना ज़्यादा हो गया। अगर हमने लोगों की जजमेंट का फेयर ना किया होता, अगर हमने शर्म ना की होती, अगर हम अवेयर होते या हमने अपने लव्ड वन को तरीके सीखे होते जो अब हम सीख रहे हैं, तो शायद इतना डैमेज एक्यूमुलेट ना होता। तो आज हमें यही है कि हम उन सारी चीज़ों से बाहर निकल के अपने लव्ड वन की पेन को समझें।
जो मैम डैमेज की बात कर रहे हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम सारे 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लेट हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि पहले जब उसने नशा किया तो सिर्फ़ चिड़चिड़ाहट आती थी, इरिटेट होता था, खिज के बोलता था। धीरे-धीरे उसको गुस्सा आने लग पड़ा। फिर गुस्सा जो शब्दों में था, बाद में एग्रेशन में बदल गया, चीज़ों पे निकलना शुरू हो गया, चीज़ें टूटनी शुरू हो गई। और आगे बढ़ा तो उसको शक, वहम आने शुरू हो गए। और आगे बढ़ा तो उसको आवाज़ें सुनाई देनी पड़ी, चीज़ें दिखाई देनी पड़ी। मतलब कि हमने जो डैमेज एक्यूमुलेट किया है कि बीमारी बढ़ती गई है हमारी कहीं न कहीं, हमारी ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री जो है, उसका इम्बैलेंस होता रहा है जैसे-जैसे नशा अंदर गया है। अब जब आपके घर में रात को कोई खड़ाक होती है, एकदम से 2 बजे, क्या क्या लगता है? फर्स्ट थॉट क्या आता है? कोई चोर आ गया, ठीक है? किसी ने इंट्रूड कर दिया। इंट्रूड करना मतलब दखल-अंदाज़ी कर दी हमारे घर में, तो हम सावधान हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। अब यहाँ पे नशा ब्रेन में इंट्रूड कर रहा है, उसने दखल-अंदाज़ी कर दी है, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बंदा सही बिहेव करेगा? या वो आपसे ढेर सारी बातें करेगा, या वो अपनी इमोशन आपको बताएगा या आपकी इमोशन समझेगा, वो नहीं समझ सकता क्योंकि नशा अंदर इंट्रूड करके कब्ज़ा कर चुका है। और जो वो कब्ज़ा किया है, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के चेंज हुए हैं, उसको ठीक होने में टाइम चाहिए। वो टाइम देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, थेरेपीज़, तब जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ट्रैक पे आएँगे। और हर चीज़ का वक़्त है, हर एक पेशेंट की बीमारी डिफरेंट है। नशे के साथ-साथ उसकी अपनी कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई ना कोई कोमॉर्बिड साइकोलॉजिकल इलनेस है, जिसको हमें डायग्नोज़ करके उसको भी साथ में ट्रीट करना है, ताकि हम उसको अच्छे से एक बेटर लाइफ़ दे सकें। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा से ज़िंदगी देना। दोबारा से वो अपनी सोसाइटी में जाके अच्छे से लाइफ़ लीड कर सके। और हमने ये देखा है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं ना, जब वो ठीक होते हैं, वो जो एक नॉर्मल इंसान है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। लेकिन वो पेन में से जब निकलते हैं, उसमें हेल्प चाहिए उनको। हमें उनकी पेन समझनी है। नेक्स्ट है, आइज़ इंटरनल स्ट्रगल बिगिन्स। जैसे-जैसे वो कहते हैं ना बॉटम हिट होता है, जैसे-जैसे पाइल अप होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस आती है और उसको पता लगता है कि कुछ तो अब हो गया। हम ना रॉक बॉटम की बात करते हैं, थल्ला लगने की बात करते हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, जैसे पर्चा हो गया, जेल चले गए, एक्सीडेंट हो गया, नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस हो गए कोई, तो फिर थोड़ी-सी हल्की-सी विलिंगनेस आती है। थोड़ी-सी वो कहता है अच्छा ठीक है, कर लो जो करना है, ले जाओ कहाँ जाना है, लंबा मत रखना बस, ट्रीटमेंट करा के वापस ले आना, टेस्ट करा लो चलो ठीक है, टेस्ट ही करा लो, चलो ठीक है, दवाई दिला दो। वो इतना इतना मानना शुरू होते हैं, वो इंटरनल जो थोड़ा-सा स्ट्रगल बिगिन होता है उस टाइम पे, तो इतना हम पॉजिटिव होना शुरू होते हैं। Next is initiating the change. A breaking point occurs either a crisis, intervention or internal realization. कि वही जब क्रैश बॉटम लगता है तो एक ज़रा सा झटका लगता है कि नहीं यार अब मुझे बता देना चाहिए। बहुत हद तक ऐसे भी होता है कि हमारे लव्ड वंस ने खुद ही आपको ये बताया है कि अब मेरे बस में नहीं रह गया, प्लीज़ आई नीड हेल्प। वो चाहे पहले साल में बताया हो या चौथे साल में बताया हो, एक टाइम आता है जब वो भी अंदर से हिल जाते हैं, ठीक है? और उस टाइम पे वो इनिशिएट करते हैं चेंज करना। कुछ लोग खुद से ट्राई करते हैं, अपने ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं, चलो जी सारा हफ्ता नहीं पीते, वीकेंड पे पी लेंगे, बाहर नहीं जाएँगे, घर पे पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे 40 दिन छोड़ के कोशिश करता हूँ, मैं 2 महीने नहीं पीऊँगा, मैं अब वो बर्थडे पे पीऊँगा। सो इनिशिएटिंग चेंज कि उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है और वो इनिशिएट करना शुरू कर रहे हैं खुद अपने लेवल पे। शायद अभी हेल्प आपसे चाहिए, अभी राइट ट्रीटमेंट तक नहीं पहुँचे, बट कहीं न कहीं उनको समझ आ गई है कि मेरे बस में शायद नहीं है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए या मुझे अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, चेंज की तरफ जाना पड़ेगा। सो आई का मतलब है इनिशिएटिंग टुवर्ड्स द चेंज। नेक्स्ट है इंटरनल अवेकनिंग एंड इनिशियल स्टेप।
जब रॉक बॉटम लग जाता है, सेल्फ प्रोटेक्शन आ जाती है और पेन अनबियरेबल हो जाती है। हमने बात की है पेन की, जब पेन अनबियरेबल हो जाती है, फिर जाके उनको लगता है कि ये मैं बहुत ही डरावने से एक सफ़र पे हूँ, अब मेरी बस हो गई है। अब मैंने नशा बहुत करके देख लिया है, अब मैंने डोज़ भी बढ़ा के देख ली है, पर मुझे तोड़ बहुत लग रही है। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप मेरी हेल्प करो। अब इतनी शराब पी ली है कि उल्टियाँ ही नहीं हट रही, शरीर काँपना ही नहीं हट रहा। अब आप मुझे ले जाओ, अब मुझे हेल्प कर दो, अब मुझे डर लगना शुरू हो गया है कि कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या मुझे विथड्रॉल्स इतने आ रहे हैं कि अब मेरे को हेल्प करो जाके। तो वो हल्की-सी आती है इनसाइट, पर कई बारी वो इनसाइट जो होती है, वहाँ पे हमने हिट करना है नेल को। वहाँ पे कई बारी हम कहते हैं, अच्छा ठीक है, जैसे तू कहता है वैसे कर लेते हैं। अच्छा तू कहता है तो 5 दिन की दवाई दिला देते हैं। घर पे ड्रिप लगा देते हैं। हम घर पे बड़े ड्रिप लगाते हैं आजकल। बहुत सारी फैमिलीज़ हमें आके कहती हैं कि हमने ना घर पे ड्रिप लगाई थी, हमने इतने दिन मैनेज किया था, हमने मल्टीविटामिन, आपको नहीं कह रही, बहुत सारे करते हैं आप हँस रहे हो। बहुत सारे करते हैं मैम ऐसे कि मल्टीविटामिन दे दिए, नींद की दवाई दे दी, चलो घर पे मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, इनको फ्लूइड पूरा जाएगा। वहाँ पे हमें समझना है कि राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसकी उस पेन को समझ के उसको लेके जाना इज़ इम्पोर्टेंट। वहाँ जाके फिर चेंज आएगा, फिर जाके इनिशिएट करेगा पेशेंट। आगे करेंगे जी? कर दिया। एंड देन जो लास्ट हमारा अल्फाबेट है दैट इज एन, न्यू लाइफ थ्रू रिकवरी, एक्सेप्टेंस रिप्लेसेस डिनायल एंड हीलिंग ट्रूली बिगिंस. They learn healthier ways to cope with emotions and struggles, rebuilding self-worth, trust, and relationship. With support, they navigate recovery, discovering freedom from addiction. New life through recovery. अब रिकवरी का हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिकवरी का मतलब है कि जो सारी चीज़ें नशे ने मेरे से ले ली थी, ठीक है, मेरी सेहत, मेरी सोच समझ, मेरे रिश्ते, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरा वीज़ा, मतलब जो सारी चीज़ें मेरे नशे की जर्नी में नशे ने ले ली थी, उन चीज़ों को हमने रिकवर करना है। रिकवरी टीम होती है ना बैंक वालों की, पैसे रिकवरी, हम यहाँ रिकवरी टीम है। हम बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे हैं। सो हम रिकवरी टीम का वो कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी खुंज गई हैं ना, मतलब आपसे ले ली गई हैं नशे ने, वो हमने रिकवर करनी है। अब उनमें क्या चीज़ें आती हैं ये सारी, तो जब वो चेंज होने के लिए हेल्प माँगते हैं, तो फिर नई एक लाइट उनको, सिल्वर लाइनिंग उस अंधेरे में दिखती है कि नहीं, मेरे रिश्ते वापस आ सकते हैं, जो मैंने विश्वास खोया था वो आ सकता है, जो मेरी बेइज्जती हुई थी, नहीं, मेरी रिस्पेक्ट दोबारा से समाज में बन सकती है। सो ये सारी जो नई उम्मीदें हैं, ये रिकवरी के साथ उनके अंदर वो नया एक फूल खिलता है, बट विद टाइम। बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को, क्योंकि ये क्या है, जर्नी है ना, हमने पहले पेन एक्सप्रेस किया, तो वो औखा कुट पहले भरेंगे आप लोग भी और हमारे लव्ड वंस भी, फिर जाके वो नया जो फूल है ना, वो तब खिलना है। औखे होंगे तो सौखे होंगे। हाँ, ये जो आपके साथ औखे होते हैं, जो हमारे साथ औखे होते हैं, अगर औखे होएँगे फिर जाके सौखे होएँगे, क्योंकि वो इनकी बीमारी का पार्ट है। अब जो वो कह रहे हैं कि मैं दवाई के साथ बुझा हूँ, वो पहले बुझेगा तभी जगेगा। ठीक है ना, ये ना बोले एक बल्ब जब बुझता है तभी जगता है, तो हमारा बच्चा अगर बुझा है तो तभी जगेगा बाद में। ठीक है, सो पहले मेरे को बुझना पड़ेगा जगने के लिए। Navigating recovery is acceptance replaces denial and healing process begins. नई स्ट्रैटेजीज, इमोशंस, सेल्फ वर्थ, सपोर्ट होती है फैमिली से और सारा कुछ होता है इसमें। हमारे ना पेशेंट्स अक्सर इमोशनली नम हो जाते हैं, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं रहती। अभी एक पेशेंट हमारा बात कर रहा था कि जितने सालों में मैंने नशा किया ना, मैं कभी रोया ही नहीं। एक तो वैसे ही कहते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं है, लड़के कभी रोते नहीं है, ये औरतों का काम है। कहते लेकिन कभी मुझे रोना आया ही नहीं और मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कभी कि ये मेरी मम्मी, मैं प्यार बहुत करता हूँ अपनी मम्मा से, पापा से भी, पर मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि इनकी ऐसी इमोशंस क्यों हैं, इनकी ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। पर जैसे डाटा इंटरवेंशन पढ़ा और वो कहते हैं मेरे से पढ़ा ही नहीं गया, 2 लाइन्स फिर मैंने पढ़ के दिया था, कल ही शेयरिंग कर रहे थे वो। कहते उस दिन जो मैं रोया ना, उसके बाद फिर मुझे रोना आना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी इमोशंस वापस आने शुरू हो। तो ये जो
पेन है हमारी, पेन में से निकलेंगे, इमोशंस को समझेंगे, तब जाके रिकवरी होएगी। डिनायल से रिकवरी का जो फेज है, जो स्टेप है, एक्चुअली इट इज सेड कि 2 से 2.5 साल लग जाते हैं पूरा रिकवरी में आने में, अपने आप को खुद को समझने में। अगर हम ये बोले ना तो कई बारी हमें ही नहीं पता होता हमें खुद से क्या चाहिए, हमें ही नहीं पता होता कि क्या मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँ या हेल्प करूँ। सेल्फ हेल्प होती नहीं है, उसमें पेरेंट्स हेल्प करते हैं या फैमिलीज हेल्प करती हैं। ये औखे से सौखे का जो कॉन्सेप्ट है ना, एज अ पेरेंट ये लर्न करना बहुत ही औखा है। मतलब हम पेरेंट हैं, हमें होता है कि बस बच्चे को ना कोई दुख नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट हमें ये चीज रियलाइज करनी है कि हम वो औखे होंगे तभी उनको सौखे का मतलब समझ आएगा, तभी वो सौखेपन को एंजॉय कर पाएंगे। बट वो हमारी इनर अर्ज जो होती है ना एज अ पेरेंट, कि मैं जिन्हें दुख देख लिया बस मैं देखा मेरा बच्चा कोई दुख ना देखे, सो वो नहीं होएगा। हर किसी ने अपनी जर्नी खुद उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स है उसने फेस करने हैं। वी कैन ओनली सपोर्ट, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं चाहे वो हमारे बच्चे हैं, हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके हिस्से की पेन खुद हंडा नहीं सकते, उनके हिस्से की दवाइयाँ हम नहीं खा सकते। सो पेन दूसरे की दूसरे नहीं हंडानी है, हम सिर्फ साथ दे सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करना है हमने। और हम बेड ऑफ रोजेज नहीं बना सकते अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, वो हम उनको बीमार कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उनको बीमार कर रहे हैं। हम उनको जो लाइफ के चैलेंजेस, घर पे तो चलो हमने उनको कंफर्ट जोन दे दिया, तो क्या आप सारा सारा टाइम बच्चे को घर पे रखोगे? समाज में तो कितना कुछ है, दे हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस। तो जब बाहर जाएंगे तो हम उनको फिर बीमार कर रहे हैं ना, उनके लिए वो फेलियर को फेस करना, चैलेंजेस को फेस करना उनको आएगा ही नहीं। तो घर से ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, घर से ही हम ना सुनना सीखते हैं, घर से ही ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो ओके होने दो, ठीक है? बहुत मुश्किल है, मैं भी बोल रही हूँ बड़ा मुश्किल है, पर होने दो। और ना इस पेन से उनकी हेल्प करने का एक तरीका है कि हम इमोशनल डिटैचमेंट सीखें, जो हमारी जज्बाती दूरियां बनानी शुरू करें पहले। अब आप कहोगे हमारा बच्चा है, अगर उसको तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ होती है, अगर उसको दर्द होती है तो हमें भी दर्द होती है। तो इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ जो मैंने लर्न की। मेरा बच्चा अभी 40 डेज के बाद की बात है ये कहीं। तो उसके नेल्स, बच्चा जब पैदा होता है ना, नेल नूल भी बड़े बड़े होते हैं, बाल भी बड़े होते हैं। तो मैं उसके नेल काट रही थी, नेल काटते काटते ना उसकी फिंगर से खून आ गया, और मैं इतनी जोर से चीख मारी, मैंने, मेरे आसपास कोई भी नहीं था, तो मैंने इतनी जोर से चीख मारी कि वो रोना शुरू हो गया। इतना रोया, चुप ही ना करे। तो मैंने फटाफट डॉक्टर को फोन किया, मैं कहा सर पता नहीं उसका खून भी नहीं बंद हो रहा और वो रो ही जा रहा है। कहते पहले तो तू चुप कर, तू ना जड़ी की किता सी। मैंने कहा ऑब्वियसली चीख बज गई थी मेरी, इतना छोटा बच्चा है। कहते मैंने 10 41 दिन के बच्चे ਨੂੰ पेन कितों हो गई। तो मैंने इस चीज का जवाब दे, उसको तो एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, उसको कहाँ से पेन। कहते पहले उसको दबा अच्छी तरह से और खुद को रिलैक्स कर, डीप ब्रीदिंग कर, फिर जाके तो उसको संभालेगी। तो दिस इज द मैसेज फॉर यू ऑल। ये जो हम इतने इमोशनल पेन से निकलते हैं ना, ये हंसेंगे तो हम हंसेंगे, ये रोएंगे तो हम रोएंगे, ये चिल्लाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, ये नहीं है। आपको हेल्प करनी है स्ट्रॉन्ग बन के। इवन आई हैव लर्नड, मैंने भी सीखा है अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों से। तो बीइंग फैमिली मेम्बर्स जो जज्बाती फैसले करते हैं हम, या हमारे वो जज्बाती रिलेशनशिप्स हैं, आपका बच्चा और उसकी डिजीज़ दो अलग चीज़ें, ये याद रखेंगे हम। आपका बच्चा, आपका लव्ड वन बहुत अच्छा इंसान है, उससे अच्छा कोई दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन जो उसकी बीमारी उसके साथ है वो इंट्रूड कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है हर चीज़ में, हर एक चीज़ में। आपके रिलेशनशिप्स में जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस में, उनके अपने ब्रेन में जो चेंजेस हैं उसके कारण। सो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। एक ना एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर हम कुछ सही कर रहे हैं ना, या हमारी जिंदगी में अगर कुछ सही हो रहा है तो हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमने समझनी है कि कई कुछ फैसले अच्छे होते हैं बट एट द सेम टाइम वो हमें उतनी खुशी उस टाइम पे नहीं दे रहे होते।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई स्टेप ले रहे हो और उसमें आपको मज़ा या खुशी नहीं मिल रही, तो ये गलत स्टेप है। तो इस चीज़ को हमेशा आप लोग भी याद रखना कि जब आप चेंज की तरफ जाते हो, तो इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आप खुशी-खुशी जाते हो। आप बहुत मायूस, क्योंकि आप चेंज हो रहे होते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मज़ा या खुशी नहीं मिल रही है, तो ये सही रास्ता नहीं है। जब हम चेंज होते हैं तो हमारे में डर, घबराहट, चिंता ये सब कुछ होता है, बट वो सही रास्ता जो आपने चुना है गाइडेंस के साथ, उस पे चलते रहेंगे तो एक टाइम पे खुशी भी आ जाएगी। बट शुरू-शुरू में वो खुशी और मज़ा नहीं आ रहा, तो दैट इज़ ओके। बहुत ही नॉर्मल है ये चीज़, हर किसी के साथ। इट्स नॉट इन दिस ट्रीटमेंट ओनली। हम लाइफ में भी जब अपना पाथ कोई पुराने पाथ से चेंज करते हैं, तो वो घबराहट, वो चिंता, वो कंसर्न, वो डर रहता ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पुराने घिसे-पिटे तरीके हैं, वही अपनाते रहें, जो अनहेल्दी रहे हैं। तो उसका नतीजा खुशी ज़रूर होगा, बट उसकी शुरुआत में उतना मज़ा और खुशी आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। अच्छा, हम ना बच्चों को कनाडा भेजते हैं या बाहर भेजते हैं। मुझे एक बात बताओ, एयरपोर्ट पे रोते क्यों हैं फिर इतना? हम तो भेज रहे होते हैं उनको। अपने आप ही हमने चूज़ किया, अपने आप ही हमने पैसे खर्चे, अपने आप ही हमने सारा कुछ किया। तो वो जो हम भेज रहे होते हैं ना, उसमें हमारी वो इमोशनल अटैचमेंट होती है। वो भेज रहे हैं, खुशी के लिए भेज रहे हैं, उसकी अच्छी तरक्की के लिए भेज रहे हैं, सब उसका पॉज़िटिव होए तो भेज रहे हैं, पर फिर भी वो रोना आ रहा होता है। तो जो मैम बता रहे हैं ना, इनिशियली दुःख होता है किसी चीज़ में, बाद में जाके खुशी मिलती है। इन द सेम वे, अगर आपको कोई बोल दे कि आपको पित्ते की दर्द हो रही है, पथरी की, वो बोल दे सर्जरी करानी है, तो वो सर्जरी का नाम सुन के खुशी थोड़ी मिलती है। एक टाइम पे तो एंग्ज़ायटी भी आती है, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है। पर जब वो पित्ता रिमूव हो जाता है, तो वो दर्द होनी बंद हो जाती है और आप कहीं न कहीं सौखे फ़ील करते हो। किसी भी तरह की सर्जरी में, किसी भी तरह की सर्जरी में अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है, अगर हार्ट आपका ब्लॉक हो गया है और बोला है कि सर्जरी करनी है, तो कोई केड़ा बंदा है जेड़ा खुश होके सर्जरी करांदा है? डर लग रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सर्जरी करते-करते कुछ हो ना जाए, बाद में ये नॉर्मल रूटीन कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। पर वो जब सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, फिर हम थैंक गॉड करते हैं, शुक्र है बाबा जी, तुझे बचा लिया। तो वो वाला शुकराना हम लेके आएँगे।